बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड किस तरह का हो सकता है और उसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो दी गई थी। जैसे कि आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। तो हम इन थ्योरीज को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीज़ें जो हैं इधर से मैं करवाऊंगी इस बुक के ऊपर से, और दूसरी बुक मैंने आपको दी हुई थी मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय हकनवाज भट्टी, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं उसके अंदर से भी करवाऊंगी। तो इसलिए आप लोगों ने दोनों बुक्स को फॉलो करना है और दोनों बुक्स के अंदर से तैयारी भी करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर मॉडर्न थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। In the previous chapter we have discussed the bond type, but it is still remain to be ascertained as to why these bonds are formed, कि ये बॉन्ड क्यों बने, ठीक है। हमने नो डाउट बॉन्डिंग की टाइप्स देख ली कि यहाँ आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स क्यों बने, ठीक है। एंड व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस विच फेवर दी देयर फॉर्मेशन, ठीक है। कि एनर्जी चेंज में क्या आता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको पता है एनर्जी डिक्रीज होती है, या फिर आप नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड कैसे है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वेरियस थ्योरीज इन दिस रिगार्ड हैव बीन पुट फॉरवर्ड विच रीजनेबली एक्सप्लेन द बॉन्ड टाइप्स एंड देयर केमिकल बिहेवियर। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। वी शैल डिस्कस इन दिस चैप्टर ओनली टू कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाले चैप्टर के अंदर वो जो है वैलेंस बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड इज मोस्ट पॉपुलर एंड चैलेंजिंग फील्ड इन ब्रिंगिंग एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एंड थ्योरी, ठीक है। कि क्वांटम मैकेनिकली उस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में उसको एग्रीमेंट होना लाजमी है। हम तो आपको पता है पहले क्लासिकल मैकेनिक्स पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती थी, लेकिन जब से क्वांटम मैकेनिक्स आई, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हुई, बहुत ज़्यादा लॉज चेंज हुए, थ्योरीज जो हैं और फैक्ट जो है जो है वो चेंज हुए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक आपको पता है कि बेस करी है कि एनर्जी का जो डिफरेंस है या एनर्जी जो है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ने भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप करना है तो वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, और यानी एटॉमिक लेवल के ऊपर, ये सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स डील कर रही होती है। In order to understand the nature of bonding, the valence bond and molecular orbital treatment of molecule are more useful and will be discussed at the length। यानी कि यहाँ पे ये हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन को बारे में एक्सप्लेन करती है। तो सबसे पहले हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम वीबीटी कहते हैं। दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय हिटलर एंड London in 1927 and later on developed by Pauling. This concept is based on wave mechanical treatment of molecule and has been successful in explaining the bond energy, bond length and shape of covalent molecules, ठीक है। कि ट्रीट वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बेस के ऊपर ये जो है हम इसको स्टडी कर रहे हैं और ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। The Wallace bond method is often capable of great accuracy, but the treatment is so intricate that it has only been applied to a limited number of molecules, ठीक है। एप्लीकेबल तो है, एक्यूरेट तो है, लेकिन हम इसके आगे जाके लिमिटेशन भी देखेंगे कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर एप्लीकेबल है और कुछ के ऊपर नहीं है। देयर इज अ गुड एग्रीमेंट बिटवीन द थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं उनके लिए तो ये जो है बड़ी गुड एग्रीमेंट है जो एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। Let us see how Wallace bond theory explains the formation of hydrogen molecule starting from hydrogen atom. We shall begin by imagining two hydrogen atoms far apart so that there no interaction occur
कि स्टार्ट में हमारे पास क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम है, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, उनके दरम्यान में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है। लेट अस लेबल द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ द बोथ इंटरेक्टिंग हाइड्रोजन एटम, कि हमारे पास दो एटम है जिसको हम HA लिख रहे हैं और HB लिख रहे हैं। अब HA जो है यानी एक एटम हाइड्रोजन का, उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन भी है और अपना न्यूक्लियस भी है, ठीक है। इसी तरह जो HB है उसका अपना न्यूक्लियस भी है, उसका इलेक्ट्रॉन भी है। तो हम HA ब्रैकेट में A लिख रहे हैं और इस तरह HB ब्रैकेट में B लिख रहे हैं, यानी HA उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन क्या है, A है, और HB न्यूक्लियस आ गया और B जो है स्मॉल जो है वो B का HB का इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। यानी ये हम सिंप्लीफाई करके इसको जो है ना इस तरह लिखें, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम HA इज रिप्रेजेंटेड एज small a and that of hydrogen atom B HB is represented as small b. The wave function, आपने अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता है हर वेव मैकेनिक्स में हर चीज़ के लिए जो है वो इक्वेशन दी गई थी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वहाँ से सॉल्व करते हैं हम, एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हम क्वांटम नंबर्स के बारे में लेते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम वहाँ से स्टडी करते हैं। तो वो जैसे हम पार्टिकल्स की नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसी तरह पार्टिकल भी जो है वेव नेचर को शो कर रहे हैं, तो वेव फंक्शंस उसके लिए हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। The wave function for separate atom would be given by psi a, वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ए के लिए क्या आएगा, साई ए और ब्रैकेट में उसका इलेक्ट्रॉन ए, इसी तरह साई बी आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन बी आ जाएगा। इन अकॉर्डेंस विद द थ्योरम of quantum mechanics, the total wave function for the atom still wide apart may be written as simple product, ठीक है, कि अगर हमने टोटल वेव फंक्शन लिखना है जो दो एटम्स हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब ये फाई का साइन है, ठीक है, जो थीटा की तरह का साइन होता है, और ये टोटल हमारे पास वेव फंक्शन है, ये इक्वल है दोनों एटम्स के वेव फंक्शन की प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, साई ए इंटू साई बी। However, on bringing the atom close together, there is a little doubt that wave function would be modified by the interaction, कि जब भी जैसे भी हमारे पास दो एटम्स आपस में करीब हो रहे होंगे तो वहाँ पे उनके वेव फंक्शन के अंदर चेंजेस आएंगी, ठीक है, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। द एनर्जी वेरिएशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ टू एटम इज गिवन बाय द एनर्जी कर्व शोन इन द फिगर 4.1। अब ये अगर आप फिगर देखें तो जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, उसमें क्या है, 5+ है, ठीक है, 5+। तो वहां पे क्या हो रहा है, वेव फंक्शन ए और बी का जो है, देखिए ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है, या ये भी हो सकता है ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए और बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए, ठीक है। यानी जब जैसे ही दो एटम्स आपस में एक दूसरे से करीब आ रहे हैं तो चांसेस क्या है कि जब उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करें या फिर उनके दरमियान में इंट्रैक्शन हो तो उनके इलेक्ट्रॉन एक आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को अगर सम कर दें कि सिंपल जो जो इलेक्ट्रॉन उनके हैं वो अपने पास है या एक्सचेंज हो जाए, तो उसको प्लस करें, तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आए कि 5+ हो तो उसमें एनर्जी सबसे ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ए है हमारे पास, एक सिंपल क्या था कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास है और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है, ठीक है। और एक जो एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो माइनस में है, यानी उसके चांसेस कम है हमारे पास, उसको हम अभी देख लेंगे कि एक पहले हमारे पास क्या है, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, माइनस ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास और बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास, यानी कि उसके इन्वर्स है, ये एक -5 बनना और एक +5 बनना, ठीक है। और एक जो है जनरल हमारे पास जो 5 की वैल्यू आती है जो वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होती है। वेरिएशन मेथड जनरली गिव एन एनर्जी वैल्यू ऑफ मच ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है, कि हम ग्रेटर एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए एनर्जी की वैल्यूज को चेंज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे एनर्जी कम हो रही है, कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो रही है। बिकॉज ड्यू consideration is given to the presence of electron B with the nucleus of hydrogen atom A and that of electron A with the nucleus of hydrogen atom B,
कि जब भी इंटरेक्शन होगा तो लाजमी नहीं है कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास हो और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास हो। ये भी हो सकता है कि ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए और बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए, ठीक है। एज द इलेक्ट्रॉन ए एंड बी आर इनडिस्टिंग्विशेबल, इट इज डिफिकल्ट टू टेल विच इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम। हम ये तो हमने अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए ए और बी लिखा है ना, वरना तो इलेक्ट्रॉन तो सिमिलर है, उन उनके अंदर से हम फर्क नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से हाइड्रोजन एटम के लिए। दिस मीन टू से दैट द फॉलोइंग टू वेव फंक्शन आर इक्वली एक्सेप्टेबल फॉर अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम। तो इसका मतलब है कि दोनों चांसेस हो सकते हैं कि ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास भी हो, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, या इसका उल्ट हो जाए, यानी ए का इलेक्ट्रॉन बी के पास और बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास। ये दोनों चांसेस हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। The true wave function should be a combination of wave function given in equation 2 के जो इनका ट्रू वेव फंक्शन होगा यानी टोटल जो है हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन होगा, दोनों को प्लस कर देंगे। As the atom come close together, their standing wave would interact and a new wave motion is attained. London and Hitler suggested that the wave function could be described as a linear combination of two wave function given in equation कि ये जो हमारे पास जो टू वेव फंक्शन है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एंड वुड रिप्रेजेंट अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। किनके दरमियान में बॉन्ड जो बनेगा दो एटम्स के दरमियान में वो कौन सा होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो हमारे पास टोटल जो है फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, C1 into psi A with A electron into psi B with B electron plus C2 multiply by psi A with B electron and psi B with A electron के ऊपर जो इक्वेशन 2 है उसका प्लस कर देंगे और C1 और C2 दो कांस्टेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। The parameters C1 and C2 impart general form of equation 3, but in case of hydrogen molecule, because the symmetry, the wave function would contribute equally well and the contribution is favorable to the scale of coefficient। ये molecules पे डिपेंड कर रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए क्या है कि ये इसके स्केल के इक्वल है, ठीक है, कि C1 का स्केल ले वो इक्वल है हमारे पास C2 के स्केल का, और अगर हम सिंपल ले उसको स्केल को खत्म करें तो C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2 एंड देयर आर टू पॉसिबल वेव फंक्शन, ठीक है। जब इसको सॉल्व करें तो प्लस वाली वैल्यू भी आ रही है, माइनस वाली वैल्यू भी आ रही है, तो इसका मतलब है एक दफ़ा हम इसको प्लस के लिए लिखेंगे और एक दफ़ा हम इसको माइनस के लिए लिखेंगे, ठीक है। वही इक्वेशन हमारे पास 3 वाली को एक दफ़ा प्लस में लिख रहे हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं। On calculating the energies of the system, it is revealed that phi negative represent the non-bonding state और repulsive interaction as shown by the curve and in the figure। जो हमने कर्व देखा है n, वो हमें क्या बता रहा है कि नॉन बॉन्डिंग है, यानी कि बॉन्ड नहीं बनना, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्शन है, यानी रिपल्शन की जो अट्रैक्शन है वो नेगेटिव से शो की जा रही है और वो हाई एनर्जी वाली साइड पे है, ठीक है। दिस रिपल्सिव इफेक्ट इज आल्सो इंडिकेटेड बाय पॉली प्रिंसिपल्स ड्यू टू द टू इलेक्ट्रॉन पोजेसिंग द सेम स्पिन इन द टू एटम्स। कि अगर हम पॉली प्रिंसिपल के अंदर भी देख लिया था कि अगर हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो कि सेम स्पिन के साथ हैं, तो वापस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक ऑर्बिटल में नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी सेम स्पिन है तो उनके दरमियान में रिपल्शन होगी। जब ऑपोजिट स्पिन होती है तो तब उनके दरमियान में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। द एनर्जी का बी शोन to have acquired a minimum energy state for the bonding at the internuclear distance of 0.8 angstrom and represent the wave function psi plus phi plus, ठीक है। ये आपको मैंने दिखाया भी था, मैं दोबारा ऊपर दिखा देती हूँ कि बी हमारे पास क्या सबसे लोवेस्ट वाली एनर्जी पे आ रहा है, ठीक है, और उसके लिए 5 प्लस की वैल्यू आ रही है। The wave function gives the bond energy for hydrogen molecule to be 72.4 kilocalorie, which is in agreement with the experimental values as compared to the calculated from the equation number 1। कि ये जो है वैल्यू जो आ रही है हमारे पास ये हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, और ये कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बड़ी एग्रीमेंट में आती है, ठीक है।
let us assign wave function psi1 and to psi a, ठीक है, psi a into with electron a and psi b with electron b, और psi 2 हम किसको करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, ठीक है, आसानी के लिए psi 2 इज किसको करें, psi a with electron b and psi b with electron a. Applying these alternative expression in equation 4 and 5 we get the equation 7, 6 and 7, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया हमने. साई 5 प्लस क्या हो गया कि साई 1 प्लस साई 2, और 5 नेगेटिव क्या हो गया, साई 1 माइनस साई 2, ठीक है, यानी सिंप्लीफाई कर दिया हमने. In order to get very close agreement between the experimental bond dissociation energy of hydrogen molecule, the screening effect of electron and polarization of atomic orbital should also be taken into consideration. कि हमारे पास जो है अगर हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट भी देखना चाहिए और हमें पोलराइजेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए. Wallace bond method is also capable of explaining the nature of the ionic bond. According to the theory, there is a possibility of both the electron are simultaneously present near the one of the nuclei. ठीक है, ये भी चांस हो सकता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही न्यूक्लियस के करीब हो. In such case, the ionic wave function would be, इस तरह के केसेस में क्या होगा, फिर हमारे पास आयनिक वेव फंक्शन बनेगा कि psi a with a electron and psi a with b electron, यानी दोनों ही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के ऊपर है. तो ऐसा चांसेस हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक के ऊपर आए. तो इसके लिए क्या बनेगा, फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन a, कि psi a और psi b दोनों के पास जो है psi a के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो, यानी psi a के पास a इलेक्ट्रॉन भी और psi b के पास b, हमारे पास psi a के पास भी b इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पे चांसेस क्या हो सकते हैं, जो psi b है उसी के पास ही दोनों इलेक्ट्रॉन हो, यानी psi b a इंटू psi b b आएगा, ठीक है, फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम b. कि यहाँ दोनों आयनिक केस में क्या हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन या तो a के पास हो या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो b के पास हो. ये यहाँ से मिसिंग है, मैं आप लोगों को जो है ना उधर से दोबारा इसको जो है ना स्कैन करके आपको दोबारा सेंड कर दूंगी. The wave function due to ionic character of the bond would be represented by phi ionic, which is given as, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, सम कर लें कि phi ionic is equal to psi a with electron a and psi a with electron b plus psi b with electron a and psi b with electron b. कि यहाँ अब इसको ऊपर वाली टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, दोनों को प्लस कर दिया हमने, ठीक है, कि यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन a के पास हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन b के पास हैं, तो वो साई आयनिक बन जाएगा. सिंस phi covalent, the wave function for covalent bond formation and phi ionic would make up to form total wave function for hydrogen molecule and would be represented at phi. कि टोटल क्या होगा, अब उसमें आयनिक कंट्रीब्यूशन भी होगी, उसमें कोवलेंट कंट्रीब्यूशन भी होगी, तो फाई टोटल का हमारे पास क्या होगा कि फाई कोवलेंट प्लस फाई आयनिक आ जाएगी. गेटिंग वैल्यू ऑफ फाई कोवलेंट फ्रॉम द इक्वेशन 4 एंड दैट ऑफ फाई आयनिक फ्रॉम द इक्वेशन 8 वी गेट, हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ठीक है. कोवलेंट वाली भी आपने देख ली थी और आयनिक वाली भी देख ली थी, तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर दिया हमने. यूजली a lambda dash factor is necessary to be introduced and equation 9 is written as, कि आयनिक जो है हमारे पास उसके साथ क्या है, एक पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो कि हमारे पास क्या है, lambda dash. The constant lambda dash is a measure of degree to which the ionic strength is ionic structure is able to contribute to the bonding as well as the overall structure.
ये हमें बताएगा कि कितना उसके अंदर आयनिक करैक्टर है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर के अंदर कितना उसका कंट्रीब्यूशन है आयनिक का। फॉर हाइड्रोजन lambda dash is 0.17 and therefore the ionic contribution to the total energy is only 23 kilojoule per mole, ठीक है, about 1/20th of the total। इसमें ये आप कह रहे हैं कि 20% जो है आयनिक कंट्रीब्यूशन है और बाकी सारा जो है 80% इसमें कोवलेंट कंट्रीब्यूशन है। तो यानी कि हमारे पास क्या है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था कि इसमें वेव फंक्शंस को, ठीक है, कि वेव फंक्शंस को एक्सप्लेन किया, फिर उसमें आयनिक कोवलेंट करैक्टर देखा कि कोवलेंट बॉन्ड बनेगा लेकिन उसमें आयनिक करैक्टर भी आता है, और टोटल जो होता है वो आयनिक एंड कोवलेंट करैक्टर का सम होता है। The ionic term in the wave equation is introduced based upon the resonance concept. We can represent the mathematical term in the above equation by structure based upon resonance। के हम यहाँ पे इसको जो है रेजोनेंस की टर्म में देखेंगे। thus we represent the covalent bond between the hydrogen atom as hydrogen and hydrogen, उसके लाइन शो करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के लिए, एंड आयनिक स्ट्रक्चर आर रिप्रेजेंटेड एज Ha पॉजिटिव माइनस और बॉन्ड बना हुआ है उसके दरमियान में Hb नेगेटिव, या Ha नेगेटिव हो सकता है और Hb क्या होगा, पॉजिटिव होगा इन टर्म ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है तो यानी या तो A पॉजिटिव होगा या A नेगेटिव होगा, ठीक है। However, it is wrong to think these structures are actually existing because resonance phenomena would mean to indicate that the overall character of hydrogen molecule is contributed by covalent and ionic bond represented by these structure। कि यहाँ पे इसको ऐसे नहीं शो किया जाता, ठीक है, मोस्टली हम उसमें कंट्रीब्यूशन होता है कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स का। The following assumptions are taken during the formation of hydrogen molecule. Each hydrogen atom has a partially filled 1s atomic orbital having only one electron। कि जो assumptions लगाई गई हैं, जो observations है, ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम जब भी बन रहा है उसका मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, 1s ऑर्बिटल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। The molecular wave function phi is obtained by the linear combination of wave function of atomic orbital using the concept of resonance। ठीक है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, उसको प्लस करना है हमने, ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास आयनिक और कोवलेंट करैक्टर आ रहे हैं। The indistinguishability of electron is based upon exchange phenomena introduced by Hitler and London। कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इसका मतलब है कि उनमें एक्सचेंज भी हो सकता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास और दूसरे के पहले के पास भी आ सकते हैं। The pairing of electron in the molecule should satisfy the Pauli exclusion principle and two electrons would have different value of spin quantum number। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिहाज से इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन होगी तो तब वो बॉन्ड बनाएंगे या वो एक ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है। अगर सेम स्पिन होगी तो उनके दरमियान में रिपल्शन होगी तो उसकी एनर्जी हाई होगी, जिसे हमने एन कर्व से रिप्रेजेंट किया था। द इलेक्ट्रॉन पेयर में बी लोकलाइज बिटवीन टू न्यूक्लियाई, के इलेक्ट्रॉन जो है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान में लोकलाइज होगा, मीन उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके दरमियान में ज़्यादा होगी। द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एटम्स, यानी वहाँ से हमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि इलेक्ट्रॉन जब पेयर होंगे, मीन अपोजिट स्पिन के साथ होंगे, तो तभी उनके दरमियान में इंट्रैक्शन होती है। The overlapping orbital have similar symmetry and energy. The extent of overlap determine the bond strength। कि जितना overlap ज़्यादा होगा उतनी ही हमारे पास जो है ज़्यादा strong bond length बनेगी, ठीक है। The greater the overlap, stronger will be bond form। ये उतना ज़्यादा strong होगा और उसकी उतनी ही bond length क्या होगी, छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंट्रैक्शन। The formation of covalent bond between hydrogen atom is considered to be arise from the exchange forces between the pair of electron with opposite spin। कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है,
हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, ठीक है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट स्पिन के साथ जो है ना वो फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज फिनोमेना इज सिमिलर टू रेजोनेंस एंड इज वेरी यूजफुल इन द वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट एंड एडिशनल बॉन्डिंग एनर्जी अराइज आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इंटरेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। कि एक तो उसकी एनर्जी है ही हमारे पास, ऑपोजिट स्पिन से अट्रैक्शन की एनर्जी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे एक्सचेंज हो रहे हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है उसको हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। लेट अस सी दिस इफेक्ट इन हीलियम एटम। The dotted arrow is used to distinguish between the two electron के दो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंस करने के लिए, ठीक है। एक को हमने सॉलिड लाइन से शो किया, एक को हमने जो है डॉटेड लाइन से शो किया। The electron exchange interaction is more effective when the electron spins are parallel, ठीक है। जब ये पैरेलल होंगे तो फिर वो जो है हमारे पास चेंज भी हो सकते हैं। इन द स्टेट वन द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन is in 2s orbital, but in helium state 2 the same electron is present in 1s orbital due to exchange interaction। अब हुआ क्या है कि स्टेट 1 में डॉटेड वाला लाइन जो है वो 2s में है, अब स्टेट 2 में क्या हुआ है, वो एक्सचेंज होके 1s में आ गया है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी की जो चेंजेस आ रही हैं उसे हम एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, ठीक है। The valence bond approach describe bond in term of pairing of electrons and may be considered an extension of Lewis concept of covalent bond formation। कि पेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, शेयरिंग या पेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है, और ये लेविस कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का, उसी को एक्सप्लेन करा है। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पिक्चर्स द बॉन्ड एज फॉर्मिंग from the coupling or pairing of electron having anti-parallel spin from each of the combining atoms। के हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो कब कैसे बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एंटी पैरेलल स्पिन है, यानी ऑपोजिट स्पिन है एक दूसरे की। सेम स्पिन होगी तो रिपल्शन होगी, तो उसके दरम्यान में तो बॉन्ड नहीं बनेगा ना। Thus, it is necessary that atom involved in the bond formation should have unpaired electron in them। कि unpaired होंगे तो तभी वो दूसरे के साथ मिलके आपस में पेयरिंग करेंगे। The number of unpaired electron would give rise to an equal number of bonds which may be formed by any given atom। कि जितने unpaired electron होंगे उतने chances है वो उतने bond बना सकते हैं। The isolated number of paired electron are considered to be lone pairs इन दिस अप्रोच। के लोन पेयर वो होते हैं जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, वो आइसोलेटेड ही रहते हैं, वो लहदा ही रहेंगे, ठीक है। देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल दी जा रही है, देर आर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दियर नाइट्रोजन एटम विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर आप देख लें हमारे पास 1s2 2s2 2pxy 2px1 2py1 2pz1, इसके अंदर क्या है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म by the interaction of these 3 unpaired electrons from each nitrogen atom to form electron pair resulting in the formation of 3 bonds। ठीक है, कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे, वन ऑफ देम इज टर्म एज सिग्मा बॉन्ड एंड द 2 आर पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड भी हम आगे जाके स्टडी करते हैं कि सिग्मा जो है कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन के अंदर क्या थे, एक एटम के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे के अंदर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ थे, तो उन्होंने 3 बॉन्ड बना लिए। तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है, और जो दूसरे होते हैं जो बाद में बॉन्ड बनते हैं वो पाई होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम 2 फ्लोरीन एटम्स ईच containing one unpaired electron। कि हर एक फ्लोरीन के अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन एटम इज 1s2 2s2 2p x1, यहाँ पे x को अनफिल किया है, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में 2 है, 2pz में 2 है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन बी ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड एज
कि पहले आपने सारे के सारे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वहाँ पे बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड को आपको पता है एक सिंगल लाइन से, अगर सिंगल एक बॉन्ड बनेगा तो सिंगल लाइन से, अगर दो बॉन्ड बनते हैं तो डबल लाइन से, और अगर थ्री बॉन्ड बनते हैं तो उसे ट्रिपल लाइन से शो करते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Oxygen molecule is obtained by the combining two oxygen atom. Each atom has electronic configuration 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz1, z2. अब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा 2px1 का और 2py1 का, and the formation of oxygen molecule would be involved on two unpaired electrons, resulting in the formation of a double bond. On the basis of maximum overlap criteria, one of the bond should be sigma bond by pairing of 2px electron. ये पहले बॉन्ड जो बनेगा वो सिग्मा होगा. However, the other bond is referred to be a pi bond resulting from the coupling of unpaired electron in 2py. यहाँ पे 2py है, या आप इसको 2pz में भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा रखना चाह रहे हैं. ठीक है. The formation of oxygen molecule based upon valence bond theory can be represented as, आपने वही ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखनी है, और जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप वहाँ पे उसके जो है ना उस वहाँ पे पेयरिंग दिखा देंगे. और पहला बॉन्ड हमारे पास हमें पता है सिग्मा बनेगा, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद पाई बनेगा और इसको दो इलेक्ट्रॉन से शो कर, दो जो है लाइन से शो कर दिया जाएगा. और जो रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे पास, देखें 2pz और 2s, यानी ये उसका आउटर मोस्ट शेल है ना, इसमें हमारे पास क्या है, लॉन पेयर है, यानी 2pz किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, दो इलेक्ट्रॉन, और 2s जो है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहे, तो वो दो लॉन पेयर की फॉर्म में ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे. ठीक है, कि एक ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, और दूसरे के ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं. One of the major drawbacks of valence bond concept is that it cannot explain the paramagnetic behavior of oxygen molecule. अच्छा, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो होता है कि जब भी किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो उसकी तरफ अट्रैक्शन शो करे, यानी जितने उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा. अब ऑक्सीजन हमारे पास पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक तो ये है कि ये पैरामैग्नेटिक नहीं है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. द नंबर ऑफ unpaired electron. ठीक है, the number of unpaired electron present in molecule are responsible for its paramagnetic behavior, but valence bond method explain the bond formation by pairing up of इलेक्ट्रॉन leaving no unpaired electron in oxygen molecule. कि यहाँ पे तो ऐसा शो हो रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन में कोई unpaired electron है ही नहीं, सारे के सारे paired हो गए हैं. As a result, no paramagnetic behavior should be expected from this molecule, which is against the experimental finding. कि experimentally ऐसा नहीं है, ये experimentally paramagnetic है. No solution to this dilemma has been proposed by the valence bond theory. However, molecular orbital theory to be discussed later is able to offer a solution for this problem. कि ये जो है प्रॉब्लम थी, इसका लिमिटेशन थी, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया था. एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अभी हमने देखे जैसे फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन देख लिया या नाइट्रोजन देख लिया, वो होमोन्यूक्लियर थे, यानी दोनों एटम्स सेम थे. अब हम एक डिफरेंट एटम्स के साथ देख लेते हैं इसकी एग्जांपल. An example of heteronuclear diatomic molecule is hydrochloric acid, which may be considered to be have been formed from a hydrogen atom and chlorine atom. ठीक है, ये बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के दरम्यान में. यहाँ प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव है और क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और H जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. ठीक है, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि अगर सिंपल बॉन्ड बन रहा है
तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया है और क्लोरीन के क्या है डॉट से शो किया। क्लोरीन के पास 7 है, हाइड्रोजन के पास 1 है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं और HCl का मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ H पॉजिटिव है, यानी हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया है, यानी इसमें आयनिक कंट्रीब्यूशन भी आ रही है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो उनके दरम्यान में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो HCl आ जाएगा। ठीक है, the formation of HCl may be represented at हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ क्या 1s 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है क्लोरीन की। क्लोरीन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 और 3pz1, यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक जो है 3pz में है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसी के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, यानी हाइड्रोजन का 1s, और आपको ये स्केयर में उसको हाईलाइट करके भी दिखाया है। ठीक है, 1s1 और 3pz का इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, यानी उसके दरमियान में बॉन्डिंग होगी, और बाकी जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन के ऊपर जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसके, बॉन्ड सिर्फ 3pz का बनेगा। A reasonably simple molecule thus illustrate the detail of valence bond theory is the ammonia molecule. ठीक है, ammonia molecule consists of nitrogen atoms which is bonded by 3 hydrogen atoms. कि एक नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन आइटम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है 3 हाइड्रोजन के साथ जो है 3 बॉन्ड बनाएंगे। वेयर एज हाइड्रोजन एटम्स हैव 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। The essence of the valence bond theory is that an unpaired electron in nitrogen atom undergo exchange interaction with the unpaired electron present in 1s orbital of hydrogen, कि आपस में ये interact करेंगे। In other words, exchange electron would occupy the same region in the space with opposite spin, कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज भी हो रहा है तो सेम पोजीशन पे आएंगे, पहले वाले की थी उसकी दूसरे वाला ऑक्यूपाई कर लेगा, और दूसरे वाले की जो है पहले वाले की ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन इनकी स्पिन जो है जस्ट ऑपोजिट होगी। दस टू इलेक्ट्रॉन हैव opposite spin are regarded in the Wallace bond theory as being responsible for bond formation between the two atoms forming a molecule, and this respond to the shared paired electron। ठीक है, कि जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या है कि वो हमारे पास ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं, और इनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले रहे होते, वो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लें 1s2 2s2 2pxy 2py और 2pz। इन 2px 2py 2pz में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन होंगे, यानी उनका 1s 1 इलेक्ट्रॉन 1s का 1 इलेक्ट्रॉन और 1s का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में मिलके 3 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देंगे। और 2s वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग के तौर पे ये डॉटेड लाइन डॉट जो आपको शो हो रहे हैं ये नॉन बॉन्डिंग आ गए। ठीक है, the model for ammonia molecule lead to 3 valence bond at right angle to each other which correspond to pxy px py and pz orbital, but ammonia molecule in fact has hydrogen nitrogen hydrogen bond angle 2 of 107.3। ठीक है, यहाँ पे तो हमें ऐसे लग रहा है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है पिक्चर के अंदर जो है 90 का है, लेकिन एक्चुअल में इसका बॉन्ड जो है वो डिफरेंट है। Although proton-proton repulsion would be expected to open the bond from angle from 90, but this effect is not sufficient to give the observed angle। कि प्रोटॉन प्रोटॉन की रिपल्शन भी होती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन भी होती है। A more refined valence bond approximation lead to more closeness with the experimental fact and is based on the concept of orbital hybridization। ठीक है, कि यहाँ पे ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको जो है दूसरी वाली बुक के अंदर से थोड़ा सा लिमिटेशन के बारे में बता देती हूँ।
दिस थ्योरी इज अनएबल टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हमने देख लिया। दिस थ्योरी कैन नॉट प्रॉपर्ली डिस्क्राइब द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। एंड अनएबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्रागोनल ज्योमेट्री, हमने आगे ज्योमेट्रीज के बारे में स्टडी करना है, इसमें ये एक्सप्लेन नहीं करती। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन to the formation of coordinate covalent bond in which one of the bonded electron gives the both the electron। ये थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं करती कि कौन से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं करती कि कौन से एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। This does not account for the formation of odd electron molecules or such as hydrogen plus ions where no pairing of electron अगर ठीक है कि जहाँ पे no pairing हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की नहीं बन रही ओड इलेक्ट्रॉन आ गए ठीक है। अब देखो हमने कहा था एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ पेयर करेगा, लेकिन किसी में ओड हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करता ठीक है। यहाँ जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं करता। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल्स, कि नोबल गैसेज आपको होता है एटॉमिक फॉर्म में है, लेकिन ये क्यों नहीं एक्सप्लेन करता कि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में क्यों नहीं होती ठीक है। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ फ्रैक्शनल बॉन्ड्स इन मैनी मॉलिक्यूल, जैसे बेंजीन और कार्बोनेट आयन वगैरह हैं। दिस थ्योरी इज आल्सो अनएबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो ये 7 इसकी जो है लिमिटेशन थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले पहले हम जो है इसको देख लिया, हमने इसकी देख ली लिमिटेशंस ठीक है। और अब हम जो है हमारे पास 10 मिनट हैं तो हम जो है ना ये सिग्मा और पाई बॉन्ड देख लेते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे सिग्मा बॉन्ड जो है हेड टू हेड्स की फॉर्म में बनता है और जो है साइड ओवरलैप से हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड अप्रोच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेट अप ड्यू टू ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द टू कंबाइनिंग एटम्स के हमारे पास क्या ओवरलैपिंग से होगा बॉन्ड बनेगा। डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड मैनर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन टू मेन टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑब्टेन। सबसे पहले क्या है सिग्मा, फिर उसके बाद जो है पाई। हम देख लेते हैं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है वो पाई बॉन्ड क्या होता है ठीक है। ये छोटी सी टर्म है जो कि आपको पता भी होंगी, लेकिन जो है इसको हम जो है कर लेते हैं पढ़ लेते हैं पहले और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट कर लेंगे। A covalent bond which is formed between the two atoms by the overlap of atomic orbital along their axis ठीक है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे है उसके एंड टू एंड या से हम हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास क्या होता है सिग्मा बॉन्ड। ऑल सिग्मा बॉन्ड हैव एक्सियल सिमेट्री since the overlap of two orbitals along their axis is maximum sigma bonds are strong bond कि maximum overlap होता है। तो जब maximum overlap होगा एक ही एक्सिस के अंदर है दोनों एटम्स के तो इसकी वजह से maximum overlap होगा और दोनों के जो बॉन्ड बनेगा वो भी हमारे पास strong bond होता है। If z axis is assumed to be molecular axis, the sigma bond is given by एस एस ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल में बनेगा तो ये एस एस होगा। अगर एस और पी जी के दरम्यान में बनेगा या पी जी और दूसरे भी पी जी के दरम्यान में बनेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा ठीक है। अगर हम जी एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस कंसीडर करें और एस तो होता ही है ठीक है। फॉर रीजन ऑफ द स्पेस एंड कन्वीनियंस अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज not always possible ठीक है। therefore in actual practice a single horizontal line between the two link atom is used to depict the sigma bond कि sigma bond को हम कैसे शो करते हैं कि एक बॉन्ड बना हुआ है तो एक लाइन से हम शो कर रहे होते हैं ठीक है। वो हमारे पास हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड। A covalent bond which is formed between the two atoms by the overlap of atomic orbital along the line perpendicular to the molecular axis। कि molecular axis के perpendicular जो है जो bond बनेंगे ना
उनको हम जो है पाई बॉन्ड कहते हैं, यानी साइड टू साइड या लेटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है। नीचे अभी पिक्चर्स आ रही हैं कि डायग्राम आ रही है, तो आप उससे भी जो है इजीली देख सकेंगे इसको। If z-axis is assumed to be molecular axis, then pi bond is given by कि z में तो नहीं बनेगा क्योंकि मॉलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर बनना है इसलिए, ठीक है। तो ये px और px का या py और py का ओवरलैप बनेगा। सिंस pi bond result from the side on overlap of atomic orbitals, the region of electron sharing are above and below the imaginary line connecting the bonded atoms। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे होती है, वो जो इमेजिनरी लाइन है उससे या तो ऊपर होगी या फिर उससे नीचे होगी, ठीक है। therefore it is a weaker bond than the sigma bond, कि ये सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है। various types of the overlap and formation of sigma and pi by bond are shown, कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड दिखाया गया और पाई बॉन्ड दिखाया गया। अगर एस एस का है ओवरलैप देखें तो वो क्या होगा, उसको एस एस ओवरलैप कहेंगे और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एस और पी हो तो भी वो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी अगर जी एक्सिस है फर्ज करें हमारे पास, तो पी और पी का भी जो है वो एक एक्सिस में बन रहा है मॉलिक्यूलर एक्सिस के अंदर, तो वो पी पी हेड टू हेड है, यानी एक लोब दूसरे लोब के हेड के साथ जो है उसका ओवरलैप हो रहा है, तो हेड टू हेड ओवरलैप इसको कह रहे हैं, ठीक है। और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड से, ठीक है। एक पी ऑर्बिटल है दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, तो साइड से जो बॉन्ड बन रहा है, साइड से ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन से देखिए उसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, अबव होगी और बिलो होगी। अगर हम कंपैरिजन देख लें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय हेड टू हेड ओवरलैप, पाई क्या है, साइड टू साइड ओवरलैप से बनता है। सिग्मा किससे बन रहा है, फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी और पी पी ऑर्बिटल, और पाई जो है हमारे पास सिर्फ पी पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर एंड हैज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, के सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है, लेकिन जो पाई बॉन्ड है उसके अंदर लेस ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से ये वीकर बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में ही होती है, यानी उस लाइन के ऊपर ही होती है। लेकिन पाई में क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अनसिमेट्रिकल होती है, ये उस इमेजिनरी लाइन से या ऊपर होगी या नीचे होगी, ठीक है। इट हैज़ ओनली वन रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, के सिग्मा के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान ही उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, यानी इलेक्ट्रॉन वहीं पे प्रेजेंट होगा। लेकिन पाई में क्या है, इट हैज़ टू रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो दी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, के जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उससे अबव या उससे बिलो। अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट अलोन, कि एक बॉन्ड होगा तो वो हमेशा सिग्मा होगा। अ पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कब बनेगा, पहले जो बॉन्ड सिग्मा बना होगा तो तभी पाई बॉन्ड बनेगा, ऐसा नहीं है कि पहले ही पाई बॉन्ड बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास there can be free rotation of atom around the sigma bond and no geometric isomers are possible, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बना हुआ है, तो एटम्स उसके गिर्द इजीली रोटेट कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते। लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर क्या है, फ्री रोटेशन नहीं होती, उसकी वजह से हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हैं वो बनते हैं, यानी वो जो सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म है, आप लोगों ने आइसोमर्स पढ़े होंगे या नेक्स्ट कहीं आगे किसी चैप्टर में आएंगे तो वहाँ भी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड पोजेसेस हाई बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और पाई की क्या एनर्जी क्या होती है, कम होती है। सिग्मा बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है और इसका किसी और के साथ रिएक्शन करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए लेस रिएक्टिव है। लेकिन मोर रिएक्टिव जो होता है वो पाई बॉन्डिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड हैज़ ग्रेटर बॉन्ड लेंथ, कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, एक बॉन्ड है आपको पता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जब एक के साथ दूसरा भी बन जाएगा यानी पाई बॉन्ड बन जाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। Comparison containing sigma bond, compounds containing sigma bonds generally undergo substitution reaction, इनके अंदर substitution reaction होते हैं, और pi bonds जिनके अंदर हैं उनकी addition reactions होते हैं, ठीक है।
A sigma bond influences the geometry of molecule. सिग्मा बॉन्ड से हमारे पास ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन पाई बॉन्ड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ज्योमेट्री। एग्जांपल हम ले लें, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन की एग्जांपल है। और पाई बॉन्ड में जब डबल बॉन्ड बन रहा है, जैसे इथीन, नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, पाई बॉन्ड की एग्जांपल आ जाएंगे। तो ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है इसको, और इससे नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपने दोनों बुक से इसको तैयार करना है। ओके।